आज हम मॉडल सेट 2 का भूगोल का पढ़ने जा रहे हैं। मॉडल सेट 1 का सभी सब्जेक्ट का हम पढ़ा दिए और सभी सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट है। मॉडल सेट का आज हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है। इसमें भी 40 प्रश्न रहेगा। मॉडल सेट 2 का पहला प्रश्न है 41 नंबर का। 41 नंबर का पहला प्रश्न है कि चोटियों का उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में सही विकल्प कीजिए। कहने का अर्थ यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंचनजंगा, आयनामुदी, डोडा बेट्टा, नंदा देवी, यह सब क्या है? सब चोटी है, लेकिन इसे ऊंचाई के अनुसार क्रम में सजाने को कह रहा है, ऊंचाई के अनुसार। तो इस क्वेश्चन को भी हम विस्तार पूर्वक जब पढ़ेंगे तो उसमें हम देख लेंगे। अभी हम इतना याद रख रहे थे कि पहले कंचनजंगा होगा, इसके बाद जो है नंदा देवी होगा, इसके बाद अनायमुदी होगा और इसके बाद जो है डोडा बेट्टा होगा। अब है अगला 42 नंबर प्रश्न, जो कि पहला 42 नंबर प्रश्न है। पहला 42 नंबर प्रश्न है कि निम्नोक्त ग्रहों में से किसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। पूछेंगे कि पृथ्वी के जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। और लैटेराइट मिट्टी उगाने में बहुत उपयोगी होता है, जो कि चाय को, कॉफ़ी को और काजू को, मतलब लैटेराइट मिट्टी में जो है लैटेराइट बहुत ज़्यादा फसल उगाने में बहुत उपयोगी माना जाता है। वो कौन सी फसल को? तो चाय को, कॉफ़ी को और काजू को। कहने का अर्थ यह है कि चाय जो है किस मिट्टी पर बहुत अधिक उपज होती है? तो लैटेराइट मिट्टी पर। अगर चाय में लैटिंग आ जाता है, जब चाय बनाने जाते हैं और चाय पत्ती डाल देते हैं, उसमें क्या होता है? लैटिंग आ जाता है। इसलिए चाय जो है किस मिट्टी पर उगाई जाती है? तो लैटेराइट मिट्टी पर। कॉफ़ी भी वही होता है कि लैट आ जाता है, इसलिए लैटेराइट मिट्टी पर। और काजू भी ऊपर से कोई चीज़ में डाल दो तो कितना लैटिंग आ जाता है, इसलिए चाय, कॉफ़ी और काजू किस मिट्टी पर उगाया जाता है? तो लैटेराइट मिट्टी पर उगाया जाता है। किस मिट्टी पर उगाया जाता है? तो लैटेराइट मिट्टी पर उगाया जाता है। चाय, कॉफ़ी सब जो किस मिट्टी पर उगाया जाता है? तो लैटेराइट मिट्टी पर जो कि उगाया जाता है। और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। और लैटेराइट मिट्टी उगाने में बहुत उपयोगी होता है, तो चाय, कॉफ़ी और काजू को। अब हम अगला क्वेश्चन 44 नंबर का देखेंगे। अब है 44 नंबर क्वेश्चन कि वायुमंडल में ओजोन छिद्र मुख्यतः किसकी मौजूदगी में होती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की। किसकी मौजूदगी में होती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मौजूदगी में होती है। वायुमंडल में जो ओजोन छिद्र होती है, कहने का अर्थ है कि वायुमंडल में जो ओजोन में छिद्र होता है वो किस गैस के कारण होती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होती है। वायुमंडल में ओजोन में जो छिद्र होती है किस कारण से होती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होती है। वायुमंडल में ओजोन में जो छिद्र होती है किस कारण से होती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होती है। अब है अगला क्वेश्चन 45 नंबर का कि लैटेराइट मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है। कहने का अर्थ है कि लैटेराइट मिट्टी जो है किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो जहाँ उच्च तापमान होता है और भारी वर्षा होती है, वहाँ पर लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। कहने का अर्थ यह है कि लैटेराइट मिट्टी जो है कैसी क्षेत्र में पाई जाती है? तो जहाँ पर उच्च तापमान होता है और भारी वर्षा होती है, उस क्षेत्र में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। जहाँ पर उच्च तापमान होता है और भारी वर्षा होती है, वहाँ पर लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। अब है 46 नंबर क्वेश्चन कि तटवर्ती 46 नंबर क्वेश्चन है कि तटवर्ती क्या है?
तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्नलिखित में से किस कारण से प्रायः प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है? प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है तो चक्रवात के कारण। मतलब अक्सर जो है आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा में चक्रवात आते रहते हैं। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में क्या आते रहते हैं? तो चक्रवात आते रहते हैं। इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि तटवर्ती, मतलब ये दो तो तटवर्ती है ही, तटवर्ती राज्य है, इसलिए पूछ रहा है कि ऐसा तटवर्ती राज्य जो है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। कोई चीज़ उड़ के तुम्हारे आँख में आ जाएगा तो क्या होगा? अनहरा जाओगे ना, इसलिए अनहरा जाओगे, तो अनहरा जाओगे इसलिए आंध्र प्रदेश, और उड़ के आएगा इसलिए उड़ीसा, तो इसलिए तटवर्ती। तो पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो कि प्राकृतिक विपत्तियों का हमेशा सामना करना पड़ता है। अब हम अगला प्रश्न पढ़ेंगे 47 नंबर का कि विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सा है? तो मेरियाना खाई है। विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सा है? तो मेरियाना खाई है। विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो मेरियाना खाई है। विश्व की जो है सबसे गहरी खाई कौन सा है? तो मेरियाना खाई है। अब है कि मेरियाना खाई जो विश्व की सबसे गहरी खाई है वह कहाँ पर स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व की जो है सबसे गहरी खाई जो है मरियाना खाई है, और वह मरियाना खाई जो है कहाँ पर स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है, और प्रशांत महासागर को ही पैसिफिक भी कहा जाता है। प्रशांत महासागर को और किस नाम से जाना जाता है? तो पैसिफिक के नाम से जाना जाता है। प्रशांत महासागर को पैसिफिक के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर का कि भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियाँ बना दी जाती है उसका क्या नाम है? तो सोपान कृषि नाम है। क्या नाम है? सोपान कृषि नाम है। टेरेसिंग नाम है। क्या नाम है? सोपान कृषि या टेरेसिंग नाम है। सोपान कृषि को ही टेरेसिंग के नाम से भी जाना जाता है। टैर जब लोग सब चलाते हैं, चलाकर बाद जाने लगता है, मतलब खेती करने के लिए जाने लगता है, तो क्या करता है? वो सौंप मुँह में डाल लेता है, इसलिए सोपान कृषि को ही टायर चलाते समय इसलिए टेरेसिंग के नाम से भी जाना जाता है। सोपान कृषि किसे कहा जाता है? सोपान कृषि का अन्य नाम क्या है? टेरेसिंग नाम है। सोपान कृषि का जो है अन्य नाम क्या है? तो टेरेसिंग नाम है। सोपान कृषि का अन्य नाम क्या है? तो टेरेसिंग नाम है। सोपान कृषि का जो है अन्य नाम क्या है? तो टेरेसिंग नाम है। भूमि संरक्षण की मतलब भूमि के संरक्षण के लिए जिस विधि से पहाड़ी के ढलान को काटकर सीढ़ियाँ बनाई दी जाती है, मतलब पहाड़ सब जो रहता है तो उस पर खेती तो होगा नहीं, तो इसलिए क्या करता है जो कि पहाड़ी को काट कर सीढ़ियाँ बना देती है, तब उसका खेती करते हैं, तो उस खेती ढलान जो बना दी जाती है उसका क्या नाम है? तो सोपान कृषि टेरेसिंग नाम है। भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियाँ बना दी जाती है उसका क्या नाम है? तो सोपान कृषि या टेरेसिंग नाम है। अब हम अगला क्वेश्चन 49 नंबर का पढ़ेंगे जो कि एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है जो कि जल जीवशाला द्वारा किया जाता है। एक कृत्रिम मतलब जो मानव बनाता है, तो एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है जल जीवशाला द्वारा। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र जो है निरूपित किया जाता है वह जल जीवशाला द्वारा किया जाता है। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है जल जीवशाला द्वारा किया जाता है। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र जो है निरूपित किया जाता है किसके द्वारा? तो जल जीवशाला द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो जल जीवशाला द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर का है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर का है कि निम्नांकित अपर्दन को हम एरोजन के नाम से भी जानते हैं। मतलब अपर्दन को एरोजन भी कहा जाता है। अपर्दन को क्या कहा जाता है? ईरोजन भी कहा जाता है। ईरो देखो अपर्दन कब होता है? जब ईर लग जाता है तब अपर्दन करने लगता है, तो इसलिए अपर्दन को जो है ईरोजन के नाम से भी जाना जाता है। अपर्दन को किस नाम से जाना जाता है? तो ईरोजन के नाम से जाना जाता है। अपर्दन को किस नाम से जाना जाता है? तो ईरोजन के नाम से जाना जाता है। अपर्दन को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो ईरोजन के नाम से जाना जाता है।
अपर्दन को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो ईरोजन के नाम से जाना जाता है। अब है कि अपर्दन ईरोजन के प्रकार में से किसके कारण चंबल के खादर बने हैं। मतलब अपर्दन के प्रकार में से, मतलब यह अपर्दन का जो प्रकार है उस प्रकार में से ही है जो किसके कारण से वो चंबल के खादर बने हैं, उस प्रकार में से है। और जो कि इसमें से कौन है जो कि चंबल के खादर बने हैं, वो कौन है, सो पूछ रहा है कि चंबल के खादर जो है वो कौन सा है जो बना है। वो है अब नालिका गूली है। क्या है, अब नालिका गूली है। क्या है, अब नालिका गूली है। अब हम 51 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे जो कि पहला 91 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोप का राष्ट्र पोलैंड बड़ा है, तो वह महाराष्ट्र है। मतलब भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो कि इतना बड़ा है जितना बड़ा कि यूरोप का पोलैंड बड़ा है, तो वो महाराष्ट्र है। भारतीय राज्यों में ऐसा कौन सा राज्य है जो कि इतना बड़ा है कि जितना बड़ा यूरोप का पोलैंड बड़ा है, तो वह महाराष्ट्र है। अब हम अगला क्वेश्चन 52 नंबर का पढ़ेंगे। 52 नंबर का पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है। निम्नलिखित में से वह नदी जो है कौन सी है जो एक विवर्ष घाटी को ही रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं। विवर्ष घाटी को ही हम किस नाम से जानते हैं, तो रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं। विवर्ष घाटी को ही हम रिफ्ट वैली के नाम से भी जानते हैं। विवर्ष घाटी को किस नाम से जानते हैं, तो रिफ्ट वैली के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर वही पूछ रहा है कि वह कौन सा नदी है जो कि एक विवर्ष घाटी या रिफ्ट वैली से होकर बहती है, तो वो नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है, नर्मदा नदी है। लिफ्ट से ना नरम आदमी नहीं जा सकता है क्योंकि गिरने का डर रहता है, इसलिए रिफ्ट से क्या होता है, नरम आदमी नहीं जा सकते। इसलिए वह कौन सी नदी है जो कि विवर्ष घाटी या रिफ्ट वैली से होकर बहती है, तो नर्मदा नदी बहती है। अब है 53 नंबर क्वेश्चन की सुमृत कीजिए। 53 नंबर क्वेश्चन है कि सुमृत कीजिए। इसका है कि राणा प्रताप किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर है। राणा प्रताप जो है एक बहुउद्देशीय परियोजना, सुमृत की नदी के बहुउद्देशीय परियोजना के नाम और बांध है। तो राणा प्रताप क्या एक बांध है और ये नदी है, ये नदी का नाम है और ये जो है बांध का नाम है। किसका नाम है, बांध का नाम है। तो यहाँ पूछ रहा है कि राणा प्रताप बांध जो है किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर है। राणा सिंह जो था ना हमेशा चप्पलें पहन कर चलता है, इसलिए चप्पल तो चंबल, इसलिए राणा प्रताप जो है किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर है। सलाल परियोजना किस नदी पर, चिनाब नदी पर। कोई सलाह जो लेंगे तो चिन्हल आदमी इसके पास जाके सलाह लेंगे, इसलिए सलाल परियोजना किस नदी पर है, तो चिनाब नदी पर है। टिहरी बांध जो है वह भागीरथी नदी पर है। टेढ़ा आदमी सबको जहाँ कुछ बोलेंगे कोई काम करने के लिए कि भाग जाएगा, टेढ़ा है ना इसलिए भाग जाएगा। इसलिए टिहरी बांध जो है किस नदी पर है, तो भागीरथी नदी पर। टिहरी बांध जो किस नदी पर है, तो भागीरथी नदी पर है। टिहरी बांध जो है किस नदी पर है, तो भागीरथी नदी पर है। अब है नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है। नागा अर्जुन नाग के फोफर जो बैठा था तो कृष्ण भगवान ही बैठे थे, इसलिए नागा अर्जुन बांध जो है किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है। राणा प्रताप बांध, अब बताओ हमको कि राणा प्रताप बांध जो है वह किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर है, क्योंकि राणा प्रताप जो चप्पल पहन के हमेशा चलते हैं तब नदी में जाते नहाने के लिए, इसलिए राणा प्रताप जो है बांध किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर है। सलाल परियोजना बांध जो है किस नदी पर है, तो चिनाब नदी पर है। टिहरी बांध किस नदी पर है, तो भागीरथी नदी पर है। नागा अर्जुन सागर बांध तो कृष्णा नदी पर है। अब याद हो गया होगा। इसके बाद हम 54 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे कि ऑपरेशन फ्लड का क्या अर्थ होता है, तो दूध के उत्पादन में वृद्धि करना होता है। ऑपरेशन फ्लड इसलिए चलाया गया था जिसमें दूध की उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुआ था, इसलिए ऑपरेशन फ्लड का क्या अर्थ होता है, तो दूध के उत्पादन में वृद्धि करना होता है। अब है अगला क्वेश्चन 55 नंबर का कि गन्ना उगाने के लिए
औसत जलवायु जो कि 21 डिग्री सी से 27 डिग्री सी और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है। गन्ना उगाने के लिए औसत जलवायु की परिस्थितियाँ 21 डिग्री सी से 27 डिग्री सी और 75 डिग्री सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है। गन्ना उगाने के लिए औसत जलवायु परिस्थितियाँ 21 डिग्री सी से 27 डिग्री सी और 75 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है। अब हम 56 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। 56 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे जो कि कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्य जीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर है। कौन सा है? प्रोजेक्ट टाइगर है। मतलब जो कि ऐसा कौन सा सुप्रचारित वन्य जीव अभियान है तो जो कि 1973 में जो कि शुरू किया गया था तो वह प्रोजेक्ट टाइगर है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया है? तो 1973 में शुरू किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब शुरू किया गया है? तो 1973 में शुरू किया गया है। अब हम 57 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। अब हम 57 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा को तय करती है। सही बात है कि मैकमोहन रेखा जो है मैकमोहन रेखा जो कि भारत और चीन की सीमा को जोड़ती है। सही बात है। क्वेश्चन यहाँ ये पूछता है कि मैकमोहन रेखा जो है किस किस सीमा को जोड़ता है? तो भारत और चीन को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? भारत और चीन को। मैकमोहन रेखा जो है किसको जोड़ता है? तो भारत और चीन को जोड़ता है। ये तो इतना पढ़ लिए। तय करती है, जबकि डुरंड रेखा जो है किन दो देशों की सीमा तय करती है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को तय करती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का देखिए, पाकिस्तान के आदमी जो है अफजल है ना, क्योंकि हमेशा राउंड लगाते रहता है, इधर से उधर, उधर से कभी इस पर आक्रमण करेगा, कभी उस देश पर आक्रमण करता है, हमेशा राउंड लगाते रहता है। डुरंड, इसलिए डुरंड आदमी है, डुरंड आदमी है, इसलिए कौन? पाकिस्तान के आदमी से अफजल है, इसलिए डुरंड रेखा जो किस किस को जोड़ता है? तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को जोड़ता है। अब हम 58 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे कि सवाना का जो है चारागाह, सवाना का चारागाह जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो अफ्रीका में पाए जाते हैं। सवाना चारागाह जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो अफ्रीका में पाए जाते हैं। अफ्रीका में पाए जाते हैं। सवाना चारागाह कहाँ पाए जाते हैं? तो अफ्रीका में। सवाना जो एक लड़की का नाम, वो सवाना क्या करती है? हर कुछ को फ्री में ही लेके चल जाती है, इसलिए सवाना। अब हम सवाना चारागाह जो है कहाँ पर है? तो अफ्रीका में है। सवाना चारागाह जो है कहाँ पर है? तो अफ्रीका में है। अगला प्रश्न है कि क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं। क्षुद्र ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर किन दो ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच जो है चक्कर लगाते हैं। अगला प्रश्न है 60 नंबर का कि उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है? मतलब कहने का अर्थ यह है, जो व्यक्ति वैज्ञानिकों के आधार पर मानचित्र बनाने का कार्य करता है, उस व्यक्ति को आप किस नाम से जानते हैं? तो मानचित्रकार या कार्टोग्राफर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कार्टोग्राफर। किस नाम से? कार्टोग्राफर। अगर हम चित्र बनाएंगे तो काट खुर तो करना ही पड़ता है, इसलिए मानचित्र बनाने वाले को किस नाम से जाना जाता है? तो कार्टोग्राफर के नाम से जानता है। मानचित्र बनाने वाले को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो कार्टोग्राफर के नाम से जाना जाता है या मानचित्रकार के नाम से जाना जाता है। रहेंगे। अगला प्रश्न है 61 नंबर का गजरने वाला चालीसा। कौन सा प्रश्न है? कि गजरने वाला चालीसा ये सब निम्नलिखित में से
किससे संबंधित है? तो पश्चिमी पवन से संबंधित है। किससे संबंधित है? पश्चिमी पवन से संबंधित है। पश्चिमी देखो गजरते रहता है हमेशा, कौन सा? पश्चिम के तरफ के आदमी सब जो है हमेशा गजरते रहता है, एक दूसरा पर, उस पर वो गजरता है, उस पर वो हमेशा गजरते रहता है, एक दूसरे पर चिल्लाते रहता है, मतलब गजरते रहता है। तो वही है कि गजरने वाला चालीसा ये शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पश्चिमी पवन से संबंधित है। गजरने वाला जो चालीसा है वह किससे संबंधित है? तो पश्चिमी पवन से संबंधित है। गजरने वाला जो चालीसा है वह किससे संबंधित है? तो पश्चिमी पवन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि बेसाल्टी लावा कहाँ पाया जाता है? बेसाल्टी लावा जो है वह कहाँ पाया जाता है? तो दक्कन ट्रैप में पाया जाता है। बेसाल्टी बेसाल्टी मतलब याद रखो साल्ट, और साल्ट मतलब क्या होता है? नमक होता है। नमक को हम लोग क्या करते हैं? ढक्कन लगा कर रखते हैं ना, इसलिए ढक्कन लगा कर रखते हैं, इसलिए दक्कन ट्रैप में है। कहाँ पर है? ढक्कन ट्रैप में है। कहाँ पर है? तो ढक्कन ट्रैप में है। दक्कन ट्रैप में है। बेसाल्टी लावा जो है, बेसाल्टी लावा वो कहाँ पाया जाता है? तो साल्ट को हम लोग क्या करेंगे? ढक्कन लगा के रखेंगे, इसलिए दक्कन ट्रैप में है। कहाँ पर? ढक्कन ट्रैप में है। बेसाल्टी लावा जो है कहाँ पाया जाता है? तो ढक्कन ट्रैप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है 63 नंबर का कि ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल एवं बर्फीली पवनों को किस नाम से जाना जाता है? ध्रुवीय क्षेत्रों की बात कर रहा है। किस क्षेत्रों की? ध्रुवीय क्षेत्रों की। ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली जो है अति प्रबल मतलब क्या है? तो शक्तिशाली होता है। तो अति प्रबल एवं बर्फीली पवनों को, ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल भी है और बर्फीली पवनों को किस नामों से जाना जाता है? ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल और बर्फीली पवनों को किस नामों से जाना जाता है? किस नामों से जाना जाता है? 63 नंबर प्रश्न का आंसर है कि बर्फानी तूफान के नाम से जाना जाता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में जो चलने वाली है अति प्रबलीय और बर्फीली पवन को किस नाम से जाना जाता है? तो बर्फानी तूफान के नामों से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बर्फानी तूफान के नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि वह स्थान कौन सा है जहाँ खारे जल और स्वच्छ जल का सतत मिश्रण होता है? तो वह ज्वारनंद मुख है। कौन से? ज्वारनंद मुख को ही एस्चुअरी भी कहा जाता है। अब है अगला प्रश्न कि वह स्थान कौन सा है जहाँ खारे जल और स्वच्छ जल दोनों का मिश्रण होता है? तो ज्वारनंद मुख है। कौन सा है? ज्वारनंद मुख है। देखो खारे जल मतलब ज़्यादा नमकीन रहेगा और स्वच्छ जल मतलब अच्छा जल। खारे जल और स्वच्छ जल दोनों मिलेगा तो क्या होगा? ज्वार तो उत्पन्न होगा ही ना। मतलब जो खराब आदमी है अच्छा आदमी है, तो खराब आदमी आ जाता है, क्या आता है? खराब आदमी का जनसंख्या बढ़ जाता है। तो ज्वारनंदन मुख या एस्चुअरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 65 नंबर का कि पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है? जो कोई विद्यमान समुदाय और उसका परिवेश। पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है? जो कोई विद्यमान समुदाय और उसका परिवेश होता है। अगला प्रश्न है 66 नंबर का कि किस उद्देश्य से शेर का वन में होना जरूरी है? तो चारागाहों को अति चराई से बचाने के लिए। मतलब किस उद्देश्य से शेर को जो है वन में होना जरूरी है? तो इसलिए जरूरी है कि चारागाहों को अति चराई से बचाने के लिए। चारागाहों को अति चराई से बचाने के लिए शेरों को वन में होना ज़रूरी है। शेरों को जो है वन में होना ज़रूरी क्यों है? तो इसलिए ज़रूरी है कि चारागाहों को अति चराई से बचाने के लिए। चारागाहों को अति चराई से बचाने के लिए शेर को जो है वन में होना ज़रूरी है। चारागाहों को अति चराई से बचाने के लिए शेर का वन में होना अति ज़रूरी है। अगला प्रश्न है 67 नंबर का
कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। पूछेंगे कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो दामोदर नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो दामोदर नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो दामोदर नदी को कहा जाता है। अब है कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, इसीलिए इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। पूछेंगे कि बंगाल के शोक किसे कहा जाता है, तो दामोदर नदी को कहा जाता है। तो ठीक है, दामोदर नदी को तो बंगाल का शोक कहा जाता है, लेकिन दामोदर नदी को बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है, तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि बंगाल में तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। बंगाल में जो है तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, इसीलिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है 68 नंबर का कि भारत का जो है निम्नलिखित में से कौन सा तट प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सर्वाधिक दुष्प्रभावित है, तो आंध्र प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। मतलब भारत का कौन सा तट है जो प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सर्वाधिक दुष्प्रभावित है, तो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। अब है भारत में सबसे पहला कॉटन मिल या कपड़े का मिल जो है किस शहर में स्थापित किया गया था, तो बम्बई कहे या मुंबई में किया गया था। भारत में जो सबसे पहला कॉटन मिल या कपड़े का मिल जो है किस शहर में स्थापित किया गया था, तो बम्बई या मुंबई में किया गया था। अब है कि भारत का कौन सा तट है जो प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सर्वाधिक दुष्प्रभावित है, तो आंध्र प्रदेश है। भारत का कौन सा तट है जो प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सर्वाधिक दुष्प्रभावित है, तो आंध्र प्रदेश है, जो कि प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सर्वाधिक दुष्प्रभावित है। अब है 70 नंबर प्रश्न है। 70 नंबर प्रश्न है कि लिंग अनुपात का क्या अर्थ किस संदर्भ में महिला संख्या में होता है, तो प्रति 1000 पुरुष पर महिला होती है। प्रति 1000 पुरुष पर महिला होती है, उसको ही लिंगानुपात कहा जाता है। अगला प्रश्न है 71 नंबर प्रश्न है कि कुम्हारिया नामक प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट को किस राज्य से संबंधित है, तो हरियाणा राज्य से संबंधित है। कुम्हारिया नामक हरियाणा कुम्हार शब्द जो हरियाणा में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए कुम्हारिया नामक प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है किस राज्य से संबंधित है, तो हरियाणा से संबंधित है। कुम्हारिया नामक प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है किस राज्य से संबंधित है, तो हरियाणा राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि विषुव शब्द किसका घोतक है, तो जब दिन और रात बराबर होते हैं तो उसे विषुव कहा जाता है। विषुव शब्द का क्या अर्थ होता है, तो जब दिन और रात बराबर होते हैं तो उसे विषुव कहा जाता है। विषुव किसे कहा जाता है, या विषुव शब्द का क्या अर्थ होता है, तो जब दिन और रात बराबर होते हैं तो उसे विषुव कहा जाता है। विषुव शब्द का क्या अर्थ होता है, तो जब दिन और रात बराबर होते हैं तो उसे विषुव कहा जाता है। अब है 73 नंबर प्रश्न कि सेल का रूप कायांतरित कहे या रूपांतरित कहे, तो सेल का जो है कायांतरित निम्न में से किस शैल में होता है, तो स्टील में हो जाता है। सेलिंग करेंगे तो किसका, स्टील का करेंगे। सेलिंग जो करेंगे किसका, स्टील का ही करेंगे ना, इसलिए सेल का कायांतरित रूप क्या बन जाता है, स्टील बन जाता है। सेल क्या है कायांतरित रूप या रूपांतरित होकर क्या बन जाता है, तो स्टील बन जाता है। अगला प्रश्न है 74 नंबर का कि चीनी सागर के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को, चीनी सागर के जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है, तो टाइफून कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टाइफून कहा जाता है। चीन सागर के जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसे क्या कहा जाता है, तो टाइफून कहा जाता है। चीन सागर के जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसको क्या कहा जाता है, तो टाइफून कहा जाता है। चीन सागर के जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसको क्या कहा जाता है, तो टाइफून कहा जाता है। चीन सागर के जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसको क्या कहा जाता है, तो टाइफून कहा जाता है। अब है संसार का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है।
संसार का जो सबसे गहरा महासागर है कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है। संसार का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है। या विश्व का कहे या संसार के कहे कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है। अब है 76 नंबर प्रश्न है कि लंबे घास वाली पेड़ी वनस्पतियाँ के नीचे पैदा होने वाली मृदा को क्या कहते हैं, तो चारनोजेम मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं, चारनोजेम मृदा कहते हैं। चारनोजेम मृदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो चारनोजेम मृदा कहा जाता है। पेड़ी वनस्पतियाँ के नीचे पैदा होने वाले मृदा को जो है क्या कहा जाता है, जो कि मृदा को जो है क्या कहा जाता है, तो चारनोजेम मृदा कहा जाता है। लंबे घास वाली जो पेड़ी वनस्पतियाँ है, लंबे घास वाली जो पेड़ी वनस्पतियाँ है, उस पेड़ी वनस्पतियाँ के नीचे पैदा होने वाली मृदा को क्या कहते हैं, चारनोजेम मृदा कहते हैं। चारनोजेम मृदा कहते हैं। मतलब लंबे घास वाली जो पेड़ी वनस्पति है, वो पेड़ी वनस्पति के नीचे पैदा होने वाली मृदा को क्या कहते हैं, तो चारनोजेम मृदा कहते हैं। पेड़ी वनस्पतियाँ के नीचे पैदा होने वाली मृदा को क्या कहते हैं, तो चारनोजेम मृदा कहते हैं। पेड़ी वनस्पति के नीचे पैदा होने वाली मृदा को क्या कहते हैं, तो चारनोजेम मृदा कहते हैं। पेड़ी वनस्पति के नीचे पैदा होने वाली मृदा को क्या कहते हैं, तो चारनोजेम मृदा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अधिकांशतः विध्वंसकारी भूकंपों का कारण होता है जो पृथ्वी की प्लेटों का संघटन होता है। मतलब पूरा विध्वंस कर देता है, पूरा विध्वंस करके छोड़ देता है। जब भूकंप बहुत ज़्यादा आता है तो वो कब आता है ऐसा भूकंप जो कि पूरा भस्म करके ही छोड़ने लगता है, तो जब प्लेटों का संगठन होता है, पृथ्वी के प्लेटों का संगठन होता है, तब होता है ऐसा समस्या उत्पन्न। तो वही पूछ रहा है कि अधिकांशतः विध्वंसकारी भूकंपों का कारण क्या होता है, तो सामान्यतः मतलब अक्सर, सामान्यतः का मतलब अक्सर पृथ्वी के प्लेटों का संगठन होता है, जिस कारण से विध्वंसकारी भूकंप आता है। विध्वंसकारी भूकंप आता है। विध्वंसकारी भूकंप क्यों आता है, तो अक्सर पृथ्वी के प्लेटों के संगठन के कारण आता है। विध्वंसकारी भूकंप क्यों आता है, तो अक्सर पृथ्वी की प्लेटों के संगठन के कारण आता है। हाँ, इसके बाद है 77 के बाद हम 78 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। 78 नंबर हम प्रश्न पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं हुआ है। कहाँ पर नहीं हुआ है, तो भारतीय क्षेत्र में जो कि नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से वह नदी जो है कौन सी है, वह नदी जो है कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं हुआ है, तो वह ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सा है, ब्रह्मपुत्र नदी है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं हुआ है, तो ब्रह्मपुत्र का नहीं हुआ है। तो अब प्रश्न यह है कि ऐसा कौन सा नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में हुआ है, तो महानदी का हुआ है। तो सोचने वाली बात है, भारत में जिसका जन्म हो तो महान आदमी होता है, इसलिए महानदी जो है यह भारत के क्षेत्र में उद्गम हुआ है। रावी नदी का रबिया ये सब नाम कहाँ पर रखा था, भारत में रखा था, इसलिए रावी नदी का भी उद्गम स्थल भारत में ही हुआ है। और चिनाब एक दूसरे के चिन्हता है, एक दूसरे को पहचानता है, कहाँ पर, भारत के आदमी सब, इसलिए चिनाब नदी का भी जो कि उद्गम स्थल कहाँ पर हुआ है, तो भारत में हुआ है। तो महानदी का उद्गम स्थल जो है कहाँ पर है, तो भारत है। रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो भारत है। और चिनाब नदी का उद्गम स्थल जो कहाँ पर, ये भी भारतीय क्षेत्र में है। और कौन सा नदी है जिसका उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्रों में नहीं है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्रों में नहीं है। लेकिन कौन सा नदी है जिसका उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्रों में है, तो महानदी, रावी नदी और चिनाब नदी है। कौन कौन सा नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्रों में हुआ है, तो महानदी, रावी नदी और चिनाब नदी है। अगला प्रश्न है 79 नंबर का, किस अवधि में पूरा भारतवर्ष दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी के
प्रभाव में आया था। मतलब किस मानसूनी में जो है, किस अवधि में, तक किस वर्ष, पूरा भारत की बात कर रहा है कि पूरा भारतवर्ष जो है दक्षिणी पश्चिमी के मानसूनी के प्रभाव में आया था। किस में आया था? दक्षिणी पश्चिमी के जो कि प्रभाव में आया था, दक्षिणी पश्चिमी के जो है प्रभाव में आया था। तो वह 10वीं से 20वीं जून था। कौन सा? 10वीं से 20वीं जून था, जो कि पूरा भारत में, पूरा भारत में बात कर रहा है कि पूरा भारत में जो कि किस अवधि में पूरा भारतवर्ष जो है 10वीं पश्चिमी मानसूनी के प्रभाव में आ जाता है। तो 10वीं 20वीं जून में आ जाता है। कब आ जाता है? 10वीं 20वीं जून में आ जाता है। 10वीं 20वीं जून में आ जाता है। किस अवधि में पूरा भारतवर्ष जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी के प्रभाव में आ जाता है? तो 10वीं से 20वीं जून में आ जाता है। 10वीं से 20वीं जून में आ जाता है। किस वर्ष में पूरा भारतवर्ष जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी के प्रभाव में आ जाता है? तो 10वीं से 20वीं जून में आ जाता है। किस वर्ष में पूरा भारतवर्ष जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी के प्रभाव में आ जाता है? दक्षिणी और पश्चिमी मानसूनी के प्रभाव में आ जाता है। तो 10वीं से 20वीं जून में आ जाता है। अगला प्रश्न है कि बाड़ बनाना, एकत्रित करना, ऊन कटाई जैसी कुछ गतिविधियां इससे संबंधित है। तो भेड़ पालन से संबंधित है। बाड़ बनाना, एकत्रित करना, ऊन कटाई जैसी कुछ गतिविधियां जो है किससे संबंधित है? तो भेड़ पालन से संबंधित है। बाड़ बनाना, एकत्र करना, ऊन कटाई जैसी कुछ गतिविधियां करना किससे संबंधित है? तो भेड़ पालन से संबंधित है। ये हम ज्योग्राफी का मॉडल प्रैक्टिस से 2 का हम पढ़े हैं, जो कि इसमें भी 40 प्रश्न था और हम पूरी चीज़ को अध्ययन किए हैं। इसी प्रकार से हम मॉडल सेट जितना भी सेट हम लेते जाएंगे, और सभी का प्लेलिस्ट भी हम अलग अलग बना दिए, जो कि सभी सब्जेक्ट का उपलब्ध है। यहाँ पर मॉडल सेट 2 है, मॉडल सेट 2 का ज्योग्राफी है।